हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है ज्योति और हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में। हमने क्या क्या पढ़ लिया था लास्ट में? हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ लिया सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कुछ हमने सेल ऑर्गेनल्स देख लिए थे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और हमने क्या देखा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखा। ओके, तो आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर करके बताइएगा। ओके, आपको बताना है प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है। प्लांट सेल वॉल। ओके, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है। और आपको बताना है फंगाई फंगाई की सेल वॉल किससे बनी होती है। एंड बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है। ओके, और ये सब हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग बताएंगे, इसके आंसर दीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। और जिसने नहीं वीडियो देखी है वो लास्ट वाली वीडियो जाके देख सकता है। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स बचे हैं उसके बारे में। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या बना के देता है वो? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं उसको? एटीपी। ओके, एटीपी की फुल फॉर्म बतानी है आपको कमेंट में। एटीपी की फुल फॉर्म, सॉरी। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब बचे हमारे कौन कौन बचा? न्यूक्लियस बचा हुआ है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है? सेल के अंदर एक मेन कंपोनेंट है जो क्या करता है? पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो क्या है? एक कंट्रोलिंग सेंटर है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस का क्या होता है? ब्रेन होता है कंट्रोलिंग सेंटर, वैसे एक सेल का क्या है? न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है? हमने जैसे पढ़ाई था, न्यूक्लियस क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल है, सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 3 सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, 3 सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, और बाकी उसके अलावा कौन से होते हैं? सॉरी, जो 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, मतलब जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा बाकी जितने बचे वो कौन से हो गए? सिंगल सेल मेम्ब्रेन। सॉरी। तो आपको कमेंट में बताना है कि 3 सेल ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन है। ओके, उसमें से एक कौन सा हो गया? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा है? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन क्यों जरूरत होती है? किससे मैंने आपको बताया था क्या है कि जो बॉस मॉलिक्यूल है, ठीक है, बॉस मॉलिक्यूल कौन है? डीएनए। ठीक है, तो क्या चाहिए बॉस को? क्या चाहिए होती है? अलग से अपना कैबिनेट चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, है ना। तो डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है जो क्या है? बॉस मॉलिक्यूल है। तो वो जहां जहां प्रेजेंट होगा वहां वहां क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। तो डीएनए जहां प्रेजेंट है वहां पे क्या चाहिए उनको? डबल मेम्ब्रेन सिस्टम चाहिए, यानी कि डबल प्रोटेक्शन चाहिए। ओके, तो क्या है? डबल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया आपका यहाँ पे? डीएनए। डीएनए की क्या फुल फॉर्म होती है? डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म लिख लेना जिसको नहीं पता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपकी डीएनए की फुल फॉर्म होगी। तो ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। कौन हो गया? ये डीएनए। सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सब कहाँ स्टोर होती है? डीएनए में। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम जब जेनेटिक्स वाले हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में। ओके, अभी देखते हैं न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट कंटेन्स सेल्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल दी सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्या क्या कंट्रोल करता है? सेल की ग्रोथ और सेल का रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या करता है ये? सेल की ग्रोथ करवाता है। न्यूक्लियस से ही सारा काम होता है, पूरा कंट्रोलिंग सेंटर है।
ठीक है, एक बॉस मॉलिक्यूल है उसके अंदर कौन हो गया, डीएनए। सारा काम कौन करवाता है, यानी कि डीएनए से करवाता है, न्यूक्लियस से करवाता है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि कहाँ पे कौन सा प्रोटीन बनना है, ठीक है, कहाँ पे कौन सा काम होना है, कहाँ पे किसमें पैकेजिंग होनी है, ठीक है, तो ये सारा काम कौन करवाता है, ठीक है, कौन करवाता है, बॉस मॉलिक्यूल यानी कि डीएनए, ठीक है। और डीएनए प्रेजेंट कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस का मेन काम क्या हो गया, सेल्स की ग्रोथ करवाना और रिप्रोडक्शन करवाना, ठीक है। थ्रेड लाइक dense structure known as chromatins are found in nucleus containing proteins and DNA तो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इन क्रोमेटिन से क्या बनते हैं हमारे, इन क्रोमेटिन्स ये होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। थ्रेड लाइक यानी धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनसे मिलके क्या बनता है, क्रोमोजोम्स बनता है, ठीक है। इनसे मिलके क्या बनते हैं, क्रोमोजोम बनते हैं। तो क्रोमेटिन से क्या बनते हैं, क्रोमोजोम्स, यानी कि क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उनमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स और डीएनए, ठीक है। यानी कि क्रोमोजोम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो गया, प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स हो गए सॉरी, और क्या प्रेजेंट हो गया, डीएनए प्रेजेंट हो गया। तो क्रोमोजोम के अंदर क्या हो गया, क्रोमोजोम के अंदर आपका क्या प्रेजेंट हो गया, एक तो डीएनए प्रेजेंट हो गया और प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है। क्रोमोजोम कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए का, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है और प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक यानी कि धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, उनसे कंडेंस्ड होके, क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बनाता है, क्रोमोजोम बनाता है, ठीक है। तो क्या प्रेजेंट हो गया इसमें, एक तो हमने बताया कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन प्रेजेंट हो गया, क्रोमेटिन से क्या बनते हैं, क्रोमोजोम्स, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटीन और डीएनए प्रेजेंट्स होते हैं, ओके। तो क्या करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर बोलते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द सेल, जैसे कि ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म सारा जितना सेल का मेटाबॉलिज्म है कौन कंट्रोल करता है, सेल की ग्रोथ कब होनी है, ठीक है। सेल का मेटाबॉलिज्म मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें टूटनी है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है, सब कुछ कंट्रोल कहाँ से होता है, न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस क्या हो गया, मेन कंट्रोलिंग सेंटर हो गया सेल का, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें, जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है, कौन हो गया जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, ठीक है। और क्या होता है, क्रोमेटिन यानी क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और पूरा क्या होता है, इसके कंट्रोलिंग सेंटर होता है, सारा कुछ कंट्रोल करता है एक सेल का, ओके। इसका स्ट्रक्चर हो गया ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है देख लो। न्यूक्लियस से क्या होता है, ये जैसे आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आपका क्या रहता है, अटैच्ड, न्यूक्लियस से आपके ये अटैच रहते हैं, क्या होते हैं ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडो मतलब अंदर, ओके, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक, तो एंडोप्लाज्मिक यानी प्लाज्मा के अंदर, रेटिकुलम मतलब होता है जाल, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर जो जाल है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच रहता है, न्यूक्लियस से, ठीक है। क्यों अटैच रहता है, क्योंकि जो भी इसके अंदर क्या बनेंगे, जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल बनता है वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, ईआर से। क्या होता है कि क्या होता है, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि ये ट्रांसपोर्टिंग में काम आते हैं, ठीक है। जो भी न्यूक्लियस से जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है, अंदर लेना है, बाहर लेना है, ठीक है, तो वो इसीलिए क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे क्या होता है, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक अटैच्ड हो गए इससे, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस के अंदर एक चीज़ और होती है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक चीज़ और होती है, न्यूक्लियोलस तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है आपका किसकी फैक्ट्री है, प्रोटीन की फैक्ट्री है मतलब, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, राइबोसोम्स बनाता है, राइबोसोम्स की राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम अल्टीमेटली क्या 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 लाती है, प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम बनाती है प्रोटीन्स, ठीक है। और न्यूक्लियोलस जो है वो क्या बनाता है आपका, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो राइबोसोम का सिंथेसिस कौन करता है, न्यूक्लियोलस करता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा और राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करेगा, ओके। तो ये हो गया, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो गया। और क्या क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिन के थ्रेड्स प्रेजेंट होंगे, कंडेंस्ड होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड हो जाएंगे। अगर क्रोमेटिन थ्रेड्स अगर कंडेंस्ड हो जाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स बोलेंगे। तो क्रोमोसोम्स और कुछ भी नहीं है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। और न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होगा, एनवेलप यानी कि उसकी कवरिंग प्रेजेंट होगी। कितने एनवेलप हो गए उसके, कितनी लेयर्स हो गई उसमें, 2, न्यूक्लियस में 2 लेयर्स हो गई, ओके। डबल मेम्ब्रेन हो गया ना सॉरी
तो ये आपके न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें होंगी। और एक चीज़ क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर ये पोर्स होते हैं, पोर्स यानी छेद, ठीक है। तो उसकी मेम्ब्रेन में क्या होता है, न्यूक्लियर पोर यानी छेद प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो जो भी मटेरियल उसके अंदर बन रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल बन रहा है वो कहाँ से आता है, पोर्स से होके जाता है। पोर्स से क्या होगा, ट्रांसफर होगा ईआर में, ईआर से और कुछ अटैच रहता है, क्या रहता है अटैच, ईआर से अटैच रहता है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ईआर से अटैच रहता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, पूरी पैकेजिंग वगैरह होती है ना, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, पैकेजिंग का पूरा काम होता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स की पैकेजिंग का काम होता है, ओके। तो ये हो गया न्यूक्लियस हमारा सॉरी। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना हमें, लाइजोसोम्स। अब लाइजोसोम्स क्या होते हैं, लाइजोसोम्स ऐसा स्ट्रक्चर है जो कहाँ से, पहले तो बनता कहाँ से है, ये बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। जो भी मटेरियल न्यूक्लियस से निकला, ठीक है, कहाँ वो जाएगा, स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसमें जो भी उसमें होना था, ये लाइसोसोम में जो जो चीज़ें नेसेसरी थी, जो एंजाइम्स हो गए, ठीक है, जो उसका पीएच हो गया, ठीक है, वो सब चीज़ें उसको कहाँ से मिली, एंडोप्लाज्मिक, यानी कि उसका सिंथेसिस कहाँ पे हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हो गए, उनके अंदर जो एरिया होता है उसको ल्यूमन बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मतलब जो क्या करते हैं, ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं, लाइसिस करते हैं, लाइसिस यानी टूटना, ठीक है, तोड़ना या टूटना, लाइसिस करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम्स तो क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और अदर सेलुलर डेब्रिस इनके अंदर होता है। सेलुलर डेब्रिस यानी कि डेब्रिस मीन्स क्या होता है, डेब्रिस मीन्स वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो काम का नहीं है, कूड़ा हो गया जो, ठीक है, उसको डेब्रिस बोलते हैं। तो सेल का जो डेब्रिस है यानी कि सेल का जो कूड़ा है वो कहाँ जाता है, हमारा लाइजोसोम्स में, ठीक हो गया। लाइजोसोम्स को और क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं सॉरी, लाइजोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग, क्योंकि क्या होता है, सेल का जितना भी, ये क्या होते हैं, क्या बताया मैंने आपको, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो सेल का क्या होता है, सेल जब भी मरने वाली है, ठीक है, या फिर क्या हो रहा है, सेल, ये लाइजोसोम जब भी फटता है, ठीक है, तो क्या करेगा, पूरी सेल को ही एनगल्फ कर लेगा, पूरी सेल को ही क्या कर लेगा, अपने साथ एनगल्फ कर लेगा। सेल मतलब ये मरेगा, मतलब अगर लाइजोसोम खत्म हुआ तो क्या होगा, पूरी सेल खत्म हो जाती है। तो क्या हो गया, सुसाइडल बैग, यानी कि सेल का सुसाइडल बैग है, ठीक है, उसके नाम से पता चल रहा है। तो सेल इसमें जाके सुसाइड कर लेती है, यानी कि सिंपल सी बात, ठीक है। दीज आर सिंथेसाइज्ड इन दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ होते हैं ये सिंथेसाइज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, रफ में मैंने आपको क्या बताया था रफ में आपको कैसा अपीयरेंस दिख रहा है, रफ दिख रहा है, क्यों दिख रहा है रफ, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो क्या होते हैं ये, आर से, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अटैच्ड होते हैं, अटैच नहीं, उनके अंदर सिंथेसाइज्ड, उनके अंदर सिंथेसाइज होते हैं, आर में ये क्या होंगे, सिंथेसाइज्ड होते हैं, कौन, लाइजोसोम्स, ठीक है। अब जब एक बार सिंथेसाइज हो जाते हैं तो ये कहाँ होते हैं, इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स में लाया जाता है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि न्यूक्लियस से कौन अटैच रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन अटैच रहता है, गोल्जी, ठीक है। तो जो भी चीज़ इसमें सिंथेसाइज हुई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी चीज़ सिंथेसाइज हुई है वो कहाँ जाएगी, गोल्जी में। गोल्जी के बाद क्या होगा, वहाँ पे टाइनी वेसाइकल्स बनेंगी, यानी छोटी छोटी वेसाइकल्स बनती हैं, और क्या होती हैं सॉरी, तो वो जो वेसाइकल्स बनी वो आपस में इकट्ठा हो जाती है और एक बड़ी वेसाइकल बन जाती है, ठीक है, उसको हम लाइजोसोम बोलते हैं। एक बड़ी बिगर एसिडिक वेसाइकल बनती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइजोसोम बोलते हैं। तो क्या होगा, गोल्जी बनी कहाँ पे, बनी आपको याद रखना है, बनती कहाँ पे है, लाइजोसोम कहाँ पे बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं गोल्जी में, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ट्रांसपोर्ट हो गए, उसके बाद वहाँ पे ये बड़ी वेसाइकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनका जो की फंक्शन है वो क्या है, डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो जो सेल का जो भी क्या है, सेल डाइजेशन जैसे कर रही है, ठीक है, तो क्या करती है, इनके अंदर क्या, इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ठीक है, ऐसे एंजाइम्स हैं तो क्या करते हैं, तोड़ने का काम करता है। अब डाइजेशन में क्या होता है, मेनली क्या होता है
तोड़ने का काम होता है ना, जो भी डाइजेशन यानी कि फूड मटेरियल जो भी आया उसको क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, तभी तो वो आपकी बॉडी को क्या होगा, आपकी बॉडी उसको एसिमिलेट कर पाएगी। ठीक है, तो डाइजेशन में तो लाइजोसोम जो डाइजेशन का काम कर रहे हैं, यानी कि डाइजेशन में क्या होता है, तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो कहाँ पे होता है, लाइजोसोम में। किस वजह से, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल कैसे हो रहा है, क्योंकि जितना भी जो भी सारा वेस्ट मटेरियल है सेल का, वो कहाँ जाता है, लाइजोसोम से बाहर जाता है। ठीक है, लाइजोसोम क्या करता है, लाइजोसोम बर्स्ट हो जाता है और सारी चीज़ें अपने अंदर से निकाल देगा, और क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो इतने खतरनाक एंजाइम्स हैं कि वो पूरी सेल को बर्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यानी कि हाई पीएच वाले एंजाइम्स जो प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट हो गए, लाइजोसोम्स में प्रेजेंट हो गए। ठीक है, ये हो गया एक लाइजोसोम, ऐसा दिखता है। ठीक है इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे आपके। ठीक है, और क्या होती है, मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन है, मैंने आपको बताया लाइसोसोम कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है। ठीक है, ये बर्स्ट होगा तो क्या कर देगा, सारे एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे और पूरी सेल को खत्म कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट हमें पढ़ना है राइबोसोम्स के बारे में। ठीक है, राइबोसोम्स मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। राइबोसोम्स क्या होता है, एक ऐसा सिंगल सेल ऑर्गेनल है जो क्या करता है, दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रो में एंड यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होगा। राइबोसोम स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल है जो दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, लेकिन डिफरेंस होता है दोनों में, दोनों में क्या है डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोट्स में अलग टाइप का राइबोसोम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो कैसे हैं, थोड़ा सा जो प्रोकैरियोट्स हैं वो कैसे, थोड़ा अनएडवांस्ड है। ठीक है, एडवांस्ड टाइप के सेल नहीं है, तो उनमें क्या है, राइबोसोम जो है वो थोड़ा कैसा है, लेस एडवांस टाइप का है। और जो यूकैरियोट्स हो गए तुम्हारे, ठीक है, तो यूकैरियोट्स में कौन सा हो गया तुम्हारा, थोड़ा एडवांस टाइप का राइबोसोम्स मिलेगा। ठीक है, एवरी लिविंग सेल रिक्वायर्स राइबोसोम्स, मतलब कि क्या, इसका क्या मतलब है कि हर लिविंग सेल को राइबोसोम्स चाहिए, क्योंकि राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं, प्रोटीन बनाने का काम होता है इनका। तो अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो प्रोटीन कैसे बनेंगे, प्रोटीन नहीं बनेंगे तो सेल सेल का क्या मेन काम कैसे चलेगा। ठीक है, तो क्या होगा तो हर लिविंग सेल को राइबोसोम्स उसके अंदर होना ही होना चाहिए। ठीक है, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो। ठीक है, क्या करवाते हैं ये, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम एमिनो एसिड। प्रोटीन किससे बनते हैं, एमिनो एसिड से। प्रोटीन का आपको याद रखना है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या होती है, एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस और कॉल्ड ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, सेंट्रल डॉगमा एक टर्म होता है, सेंट्रल डॉगमा एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है डीएनए से आपका एमआरएनए और एमआरएनए से आपका प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सारी जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, डीएनए के पास है। डीएनए के पास है कि प्रोटीन का कौन सा प्रोटीन फॉर्म होना है। ठीक है, और कौन सा प्रोटीन का किस टाइप का एमिनो एसिड लगेगा, तो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो किसके पास प्रेजेंट है, डीएनए के पास प्रेजेंट है। डीएनए के पास प्रेजेंट है तो डीएनए क्या करता है, वो मैसेंजर आरएनए को इसको ट्रांसफर करता है इन्फॉर्मेशन को। मैसेंजर आरएनए, इसका नाम क्या है, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। बीच में ये मैसेंजर आरएनए है तो इसका नाम से ही पता चल रहा है क्या करता है, ये मैसेंजर की तरह काम करता है, पोस्टमैन की तरह काम करता है, यानी कि ये डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। तो क्या करता है, डीएनए एमआरएनए में, डीएनए क्या करेगा, एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो क्या करेगा, प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऊपर, ट्रांसलेशन। ओके, डीएनए से एमआरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बना, ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन बनने की
प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, सेंट्रल डॉग्मा। तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है कहाँ पे होता है, राइबोसोम्स में हो गया, ठीक है। राइबोसोम्स में प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो राइबोसोम्स क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट से बने होते हैं। कौन कौन सी हो गई, एक लार्जर होती है, एक स्मॉलर होती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं और आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होगी, प्रोटीन्स और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स किससे बना हुआ है, प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल से। एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक लार्जर यूनिट हो गई, ठीक है, जो अटैच रहती है स्मॉलर सब यूनिट से। ये राइबोसोम्स हो गए आपके, ये लार्जर यूनिट हो गई और ये स्मॉलर यूनिट हो गई। ये क्या होती है, आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती है जब क्या करना होता है इन्हें, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन जब इनकी प्रोसेस होती है तब ये एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, बाकी ये सेपरेट रहती है, ठीक है। स्मॉलर लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, ठीक हो गया। अब क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में दोनों में अलग अलग क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखो क्या होता है, राइबोसोम्स जो हो गए दोनों में अलग अलग होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में, दोनों में प्रेजेंट होंगे। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, और यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल, ठीक है। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल जो सारे लिविंग सेल में प्रेजेंट होगा, तो इसको और क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल जो हर किसी लिविंग सेल में प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोट्स में क्या हो गया, राइबोसोम कौन सा होता है, 70S टाइप का, ठीक है। 70S टाइप का राइबोसोम होता है और 80S टाइप का, ठीक है। अब इसकी क्या होती है, 2 सब यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी, एक लार्ज एक स्मॉल। तो इसमें 2 सब यूनिट हो गई, एक हो गई 50S और एक 30S। और 80S में आपकी 2 सब यूनिट हो जाएंगी, लार्जर वाली हो जाती है आपकी 60S एंड 40S। यहाँ पे मैथ्स नहीं लगानी है, ठीक है। मैथ्स नहीं लगानी है कि जोड़ के 50 और 30 तो जोड़ के मैम 80 होता है, मैथ्स नहीं लगानी है, बायो पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही लर्न करना है। ये क्या है, यूनिट्स अलग अलग यूनिट्स हैं। एस यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, एस का मतलब होता है यहाँ पे एस, एस हेयर स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट, स्वेडबर्ग्स यूनिट, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, ये होता किस चीज़ के लिए, एस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इनडायरेक्टली क्या करता है, ये मेजर करता है किसको, इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, ओके, डेंसिटी एंड साइज। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है जो क्या होता है, इनडायरेक्टली मेजरमेंट है किसका, डेंसिटी और साइज का, ठीक है। मतलब उससे क्या पता चल रहा है हमें कि कौन सी यूनिट है, लार्ज यूनिट है स्मॉल यूनिट है, तो उसमें हम मेजर क्या कर रहे हैं, उसका डेंसिटी और उसका साइज मेजर कर रहे हैं। तो एस यहाँ पे जो है उसको बोलते क्या है, स्वेडबर्ग्स यूनिट। स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे तो उन्होंने अपने नाम पे ही क्या किया, इसको नेमिंग कर दी स्वेडबर्ग्स यूनिट। तो ये मैथ्स नहीं लगानी, इसलिए यहाँ पे 70S डिवाइड होता है 50S में और 30S में, ठीक है। वैसे 80S यूकैरियोट्स का हो गया जो डिवाइड होता है 60S एंड 40S में, ओके। आपको इतना याद रखना है, स्वेडबर्ग्स यूनिट होती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है जो कि इनडायरेक्टली मेजरमेंट है किसका, डेंसिटी एंड साइज का, ओके। ठीक है, वही हो गया, प्रोकैरियोट्स में 70S हो गए और यूकैरियोट्स में 80S हो गए।
ओके, नेक्स्ट हमें पढ़ना है वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है? वैक्यूल आपका प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होगा, जो क्या होता है, प्लांट की पूरी सेल को, ऑलमोस्ट पूरी सेल को घेर लेता है। ठीक है, 90% वॉल्यूम उसका घेर लेता है। तो वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा, न्यूक्लियस से भी बड़ा क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, सेल्यूलर मेम्ब्रेन है वैक्यूल, सेल्यूलर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, लार्जेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ सेल ऑक्यूपाइंग 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, पूरा प्लांट सेल का पूरा 90% वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है। इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। उसको याद रखना है, इसकी मेम्ब्रेन का नेम है। इसकी मेम्ब्रेन क्या होती है, लिविंग है। ठीक है, तो इसकी मेम्ब्रेन का नाम आपको याद रखना है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन के अंदर जो क्या हो गया, कंपोनेंट्स हो गए, वो क्या क्या हो गए, सेल सैप। क्या बोलते हैं, सेल सैप, आपको याद रखना है। डिफरेंट फ्रॉम दैट सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, जो क्या होता है सराउंडिंग के जो बाहर जो साइटोप्लाज्म है, सेल के वैक्यूल के बाहर जो साइटोप्लाज्म है उससे क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, सेल सैप बोलते हैं। आपको याद रखना है, वैक्यूल के अंदर का जो मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। और जो उसकी मेम्ब्रेन होगी उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वैक्यूल क्या क्या स्टोर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर स्टोर करते हैं, इन विच सेल कैन रिलाई इट्स फॉर इट्स सर्वाइवल। ये क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल भी कुछ क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जिससे क्या होता है, सेल जिससे क्या होता है, सेल सेप में क्या क्या चीज़ें आपकी प्रेजेंट हो गई कि जो क्या करती हैं आपकी, एक तो वाटर प्रेजेंट हो गया। सेल सेप का आपका क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करता है मेनली। ठीक है, क्या करता है, सारे आयंस वगैरह हो गए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गए, ये सब का बैलेंस वगैरह हो गया। ठीक है, तो सेल सेप के अंदर क्या होता है, बैलेंस होता है, आयोनिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, ये सब करवाता है। देखो, प्लांट सेल होगी, प्लांट सेल में सबसे बड़ी जो आपको चीज़ दिख रही होगी ये होगी वैक्यूल। इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं, आप लोग लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमको पढ़ना है अब साइटोस्केलेटन। इसके नाम से ही आपको पहचानना है साइटोस्केलेटन। ठीक है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, साइटो एंड स्केलेटन। साइटो मीन्स क्या होता है, सेल। साइटो मीन्स, साइटो वर्ड जहाँ पे भी जाए, साइट्स वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, क्या होता है, सेल। स्केलेटन मीन्स क्या होता है, कंकाल। ओके, तो साइटोस्केलेटन यानी कि सेल का कंकाल। तो सेल का कंकाल कौन बनाता है, साइटोस्केलेटन। उसको सेल का जो कंकाल बनाता है उसको क्या बोलेंगे, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। नेटवर्क है किसका, फाइबर्स का। ठीक है, फॉर्मिंग यूकैरियोटिक सेल, दीज फाइबर्स इन यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन कॉम्प्लेक्स मैश ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। ठीक है, अब इसमें देखो होता क्या क्या, इसमें प्रेजेंट, अब कंकाल है तो क्या होगा, पूरे सेल का शेप को मेंटेन करने में काम आएगा। जैसे हमारा क्या होता है, ह्यूमंस का जो स्केलेटन होता है वो किस लिए होता है, बॉडी का पॉस्चर सही रहे। ठीक है, बॉडी को शेप देने के लिए काम आता है। तो वैसे क्या है, साइटोस्केलेटन भी क्या होता है, बॉडी की सेल की शेप मेंटेन करने के लिए हो गया। और किस लिए हो गया, सेल में जो क्या हो गया, सेल को सपोर्ट करने के लिए। और क्या हो गया, किसी मूवमेंट के लिए, कोई मूवमेंट हो गया सेल के अंदर, कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के बाहर जाना है, कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर आना है। ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये सारे काम किसके हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल के। प्रोवाइड शेप सपोर्ट टू द सेल, और क्या करता है कि सेल को शेप प्रोवाइड करवाता है, सपोर्ट करेगा, और क्या करता है, ऑर्गेनाइजेज दी सेल ऑर्गेनल्स एंड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। क्या करवाता है, फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल तो करवाएगा ही, कि अंदर से कौन सा सेल मॉलिक्यूल बाहर जाना है। ठीक है, और क्या करवाता है, ऑर्गेनाइजेस सेल ऑर्गेनल्स, जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, जैसे अब ये हमने वैक्यूल पढ़ा था। ठीक है, अब वो क्या है, बीचों बीच में है सेल के, तो वो कैसे बीचों बीच में इतना बड़ा सेल ऑर्गेनल कैसे अटका हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे किस वजह से हुआ है, उसमें क्या क्या है, साइटोस्केलेटन जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कि क्या करा है उन्होंने, अपनी तरफ से हर तरफ से उसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं, साइटोस्केलेटन जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको पकड़ने का, यानी कि अपनी अपनी जगह पे रखने का, रीऑर्गेनाइज करने का, उनको ऑर्गेनाइज रखने का काम करते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स जो हो गए वो क्या काम करते हैं, किसी भी सेल ऑर्गेनल्स को अपनी जगह पे रखने का, ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, सेल डिवीजन में काम आते हैं। सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे, तो सेल डिवीजन में क्या होता है,
आपके जितना भी जो मटेरियल है वो दो सेल्स में आपका डिवाइड होता है, ठीक है। तो वो काम कौन करवाता है मेनली, उसमें भी काम कौन आता है आपका, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, ये आपके काम आता है। ये किसके अंदर आगे सारे, साइटोस्केलेटन। तो ये काम भी हो गया। सेल डिवीजन का काम क्या, सेल डिवीजन का काम भी कौन करवाता है, साइटोस्केलेटन करवाते हैं। सेल की सिग्नलिंग, सिग्नलिंग मतलब एक सेल क्या कर रही है, दूसरे सेल को सिग्नल भेज रही है। एक सेल दूसरे सेल को क्या बोलते हैं, कांटेक्ट कर रही है, ठीक है। जैसे कोई मटेरियल है जो एक सेल से दूसरी सेल में जाना है, तो ये क्या हो गया, सेल सिग्नलिंग हो गई। या फिर कोई सेल बता रही है कि एक दूसरी सेल को क्या कर रही है, इन्फॉर्म कर रही है कि अब यहाँ पे क्या खतरा है, तो सेल अपने आप को प्रिपेयर कर ले उसके लिए, ठीक है। ऐसी सेल्स भी होती हैं जो क्या होती हैं, दूसरी सेल्स को पहले से ही प्रिपेयर कर देती हैं कि अब यहाँ पे खतरा है, तो क्या करो, अपने आप को प्रिपेयर कर लो। तो ये हो गई सेल सिग्नलिंग। ये किस में होता है मेनली, जब यहाँ पे क्या होता है, जब कोई बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया अपने आप को क्या कर, जब बॉडी में अटैक करता है, ठीक है, तो क्या करती है सेल एक दूसरे को बता देती हैं पहले से कि एक वायरस या फिर बैक्टीरिया, एक फॉरेन बॉडी जो है वो बॉडी के अंदर आ चुकी है तो सेल्स अपने आप को प्रिपेयर कर लें। तो ये सेल सिग्नलिंग हो गई। तो सेल सिग्नलिंग में भी कौन काम आता है, साइटोस्केलेटन काम आता है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर कौन कौन से हो गए, 3 टाइप के इसमें चीज़ें मिल जाती हैं आपको, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। आपको याद रखना है 3 चीज़ें इसमें कौन कौन सी हो गई, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। केवल नाम याद रखने कौन कौन सी चीज़ें। माइक्रोट्यूब्यूल किस में आता है, साइटोस्केलेटन में, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा इसमें, और कुछ भी नहीं आएगा। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन होते हैं। इसमें रोल प्ले करते हैं, आपको सारे इसके फंक्शंस याद होने चाहिए, ठीक है। ये ऐसा कुछ होता है, जाल टाइप का, एक फाइबर टाइप का, जो क्या करता है, सेल को अपनी जगह पे रखने का काम करता है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है। अब सेल को शेप कैसे प्रोवाइड करेगा, ये स्ट्रेच रहेंगे तो क्या होगी, सेल अपनी जगह पे रहेगी। जैसे ये क्या दिख रहा है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस जगह पे है क्योंकि इसने क्या कर रखा है, चारों तरफ से इसको पकड़ के रखा हुआ है कि ये इसकी शेप है तो ये यहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया ये कैसे होते हैं, इस तरह के कुछ ये फाइबर्स होते हैं। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल एंड दिस वन इज माइक्रोफिलामेंट। ऐसे फाइबर्स टाइप के होते हैं जो क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, ओके। नेक्स्ट अब हमको पढ़ना है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करते हैं, सेल की मोटिलिटी में काम करते हैं। मोटिलिटी मतलब सेल का मूवमेंट करवाने में, सेल को चलने में मतलब मूवमेंट कराने में, फ्लो करवाने में, ठीक है, सेल को हेल्प करते हैं। तो क्या हो गया, सीलिया सेल ऑन दैट एनेबल सेल टू मूव करवाने में, प्रोटेक्ट देम सेल फ्रॉम देयर सराउंडिंग। तो मूव करने में या फिर प्रोटेक्शन में भी काम करते हैं कि अपनी सराउंडिंग से क्या करें, प्रोटेक्शन करवा सकें। सीलिया कैसे होते हैं, सीलिया छोटे छोटे मिलेंगे आपको बहुत सारे, ठीक है। एक सीलिया कैसे होंगे, किसी सेल के ऊपर लगे हुए होंगे, छोटे छोटे होंगे, बहुत सारे नंबर्स में होंगे, ठीक है। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये सेल है एक, और इसमें जो ये दिख रहे हैं ये आपके सीलिया हो गए। छोटे छोटे होंगे सेल के ऊपर लगे हुए और बहुत सारे मिलेंगे, ये क्या हो गए, सीलिया प्रेजेंट हो गए, ओके। ये सेल के ऊपर ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, मूवमेंट में। अब ये हिलेंगे जैसे, ठीक है, सीलिया जैसी मूव करेगा तो ये सेल भी क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गए, मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। शॉर्ट हो गए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कवर द सरफेस ऑफ दिस सम सेल्स एंड लार्ज इन नंबर्स, ठीक है। ज़्यादा होंगे नंबर्स में, क्या करेंगे, सेल को मूव करवाने में हेल्प करेंगे। फ्लैजिला कैसे होते हैं, कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो फ्लैजिला होते हैं लॉन्ग। फ्लैजिला कैसे होंगे, थोड़े से लंबे होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपको दिख रहा है एक फ्लैजिला दिख रहा होगा, एक, ये क्या होता है, लंबे थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैन ओनली बी फाउंड इन वन एंड ऑफ द सेल, ठीक है। फ्लैजिला कैसा हो गया, नंबर में आपको क्या मिलेगा, एक एंड पे मिलेगा और एक ही होगा और कैसा होगा, लंबा होगा, ठीक है। क्या करवाते हैं ये फ्लैजिला, ये भी मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, सेल की मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। सीलिया बीट इन सिंक्रोनाइज्ड रिदम, सिंक्रोनाइज्ड मतलब एक ही साथ सारे मूव करते हैं, एक साथ सारे मूव करेंगे तो क्या होगा, जो भी सेल ऑर्गेनल है वो मूव करेगा, सेल ऑर्गेनल बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं, क्या करेगा, मूव करेगा,
जो भी सेल सिंक्रोनाइज मतलब एक रिदम में, ठीक है, सिंक्रोनाइज मतलब एक ही रिदम में क्या करेंगे, मूव करेंगे, और वो मूव क्या होगा, एक ही साथ जो भी जिस भी सेल के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे फिर वो सेल क्या करेगा, मूव करेगा, ये ऑर्गन मूव करेगा, ठीक है। वेर एज फ्लैजिला बीट्स इंडिपेंडेंटली। अब फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला अलग अलग मूव करता है, एक तो वैसे भी अकेला है तो इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, ठीक है। सीलिया क्या है, वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, आपको याद रखना है। सीलिया जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, कहाँ मिलेंगे, फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। जैसे सीलिया का मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, कहाँ प्रेजेंट होता है, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है, यहाँ पे रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में हो गया, ट्रैकिया में मेनली, ट्रैकिया में क्या होता है, कैसा होता है, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट हो गए तो क्या होता है, जैसे आपका क्या होगी, ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो विंड पाइप हो गई, तो क्या करवाते हैं, जैसे ही मूव करेंगे, मूव करते हैं तो क्या होता है, उसके साथ साथ आपकी और भी चीज़ें, जैसे आपके विंड हो गई, विंड हवा जा रही है तो वो भी क्या करेगी, आगे आगे जाती है, मूव करती है, ओके। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कहाँ पे प्रेजेंट हो गए, जैसे ये हो गए फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट हो गए, ठीक है। फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है ओवरी में, ठीक है। तो ओवरी में जो फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है, तो फेलोपियन ट्यूब में ये प्रेजेंट होते हैं सीलिया, सीलिया प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे सीलिया ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे छोटे 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 बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो ओवम बनता है फेलोपियन ट्यूब में, जो ओवरी में जो आपका ओवम बना, ठीक है, तो उससे क्या करते हैं, ये उसका मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, क्या करवाते हैं, उसके मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, क्या करते हैं, सीलिया एक साथ बीट होंगे। अब जब ये एक साथ बीट होंगे, एक साथ सोचो, एक साथ बीट होंगे तो क्या करेंगे, जो भी इसमें पार्टिकल, जैसे ओवम जा रहा है तो क्या करेगा, एक आगे आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, इस साइड भी प्रेजेंट होंगे और इस साइड भी प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ आपका क्या बनता है, ओवम बना, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ये हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे। जैसे ये हो गया, तो ओवम जैसे बना, तो यहाँ पे जो ये ओवम क्या होगा, यहाँ से जब ओवम जो होता है बनता कहाँ पे, ओवरी में, ओवरी में से ये है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो जब सोचो ये ओवम यहाँ से जा रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ से आ रहा है, तो क्या होगा, ये जैसे ही सीलिया बीट करेंगे आगे को, ठीक है, तो वो क्या होगा, ओवम भी धीरे धीरे आगे को जाएगा, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है कि जो भी पार्टिकल है, जैसे यहाँ पे जो भी पार्टिकल है उसको क्या करवाएगा, आगे आगे मूव करने में हेल्प करता है। तो सीलिया इसीलिए सिंक्रोनाइज्ड, इसीलिए क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट दिखाते हैं। सिंक्रोनाइज यानी कि सब एक साथ चलेंगे, तो जितने सीलिया होंगे सब एक साथ मूव करेंगे, एक साथ मूव करेंगे तो जो भी यहाँ पे पार्टिकल होगा, जो भी ओवम प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसके साथ साथ आगे मूव करेगा, ओके। तो सीलिया का आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, एक तो ट्रैकिया में हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो गया, और दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट हो गया, फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, या ओवरी बोल सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। तो ये आपका सेल वाला पूरा यूनिट खत्म हुआ, सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, सेल ऑर्गेनल्स से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको सेल ऑर्गेनल्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें जो भी मैंने आपको टॉपिक्स टर्म्स बताए हैं, टर्म्स अच्छे से याद रखें, और बाकी कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर द लेक्चर।